हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसकी पूरी कहानी का जो समरी है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने इस पे अच्छा रिस्पांस भी किया है। ठीक है, और मुझे खुशी हुई कि आप लोग के लिए वो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई। ठीक है, जिसमें मैंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी बताई थी। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में जो करने वाले हैं वो क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उससे हम इसके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग शुरू करेंगे वो चैप्टर 3 यानी कि 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, इससे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वो चैप्टर का समरी भी करेंगे। उसके बाद जो 2 चैप्टर आपका है द 100 ड्रेस 1 और 2 उसको भी करेंगे। ठीक है, और ग्लिम्स ऑफ इंडिया और मिजबिल द ऑटर यहाँ तक मैं भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद जो आपके चैप्टर बच जाते हैं, अगर आपको उनका भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये जो पीडीएफ मैंने लिखा है इसका भी बहुत ज़्यादा ही लेंथ बढ़ गया था, इस वजह से मैंने बस इतना ही चैप्टर किया है। अगर आपको और नीड होगी आप मुझे कमेंट बताइएगा, मैं उसका भी नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग की समरी। ठीक है, देखिए ये चैप्टर क्या है, तो ये चैप्टर 2 कहानियों पर आधारित है जो फ्लाइंग से जुड़ी है। पहली कहानी एक सीगुल के पहले उड़ान यानी कि फर्स्ट फ्लाइट के डर और जीत पर है, जबकि दूसरी कहानी एक पायलट के अजीब तजुर्बे पर है, अजीब एक्सपीरियंस पर है जो एक ब्लैक एरोप्लेन से जुड़ता है। ठीक है, पहली कहानी जो आपकी है हीज़ फर्स्ट फ्लाइट, इसके राइटर का नाम है लियाम ओ फ्लाहर्टी। ठीक है, देखिए इस कहानी का पहले परिचय देख लीजिए। ये कहानी एक छोटी सीगुल के डर और उसके जीत की कहानी है। सीगुल को अपनी पहली उड़ान भरने से डर लगता है, उसके परिवार वाले उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन डर के मारे वो क्लिफ पर अकेला छोड़ा जाता है। ठीक है, भूख की वजह से जब उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा दिखाकर बुलाती है तो वह चट्टान से गिर जाता है। इसी गिरने के दौरान उसकी पंख अपने आप हिलने लगती है और वह उड़ना शुरू कर देता है। ये उसकी पहली उड़ान होती है। अब इसका डिटेल समरी देखिए। सीगुल का डर, यानी कि उसके पास उसको डर हो रहा था। क्या था? छोटी सीगुल क्लिफ के एज पर बैठी होती है। ठीक है, उसके सिबलिंग पहले ही उड़ान भर चुके हैं लेकिन उसे डर लगता है। वह सोचता है कि अगर उसने जंप लगाया और उसके पंख फेल हो गए तो वह समुद्र में गिर जाएगा। उसको ये डर लग रहा था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आंसर राइटिंग में। उसके पेरेंट्स और भाई बहन उसे बुलाते हैं लेकिन वह डर के मारे हिचकिचाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें जो सीन है वो है फैमिली का इनकरेजमेंट, जो फैमिली उसको साहस देती है। उसका पूरा परिवार उड़ान का मज़ा ले रहा होता है। उसका छोटा भाई समुद्र के ऊपर पंख हिलाता है लेकिन सीगुल सिर्फ देखता है। ठीक है, पेरेंट्स गुस्से में आकर उसको क्लिफ पर अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह खुद उड़ना सीख सके। ठीक है, अब यहाँ पर है भूख और माँ का चालाकपन, कि माँ की जो ट्रिक्स होती है। सीगुल को बहुत भूख लगती है पर वह उड़ नहीं सकता। उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है और उसके पास लेकर आती है उसके पास। ठीक है, इसके बाद लेकिन माँ उसके पास आकर रुक जाती है और मछली नहीं देती है। भूख के मारे सीगुल आगे बढ़ता है लेकिन नीचे गिर जाता है। ठीक है ना, सीगुल की पहली उड़ान। ठीक है, तो यहाँ क्या है, गिरने के दौरान उसके पंख खुद ब खुद हिलने लगते हैं। धीरे धीरे उसके पंख हवा में बैलेंस होने लगते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो लिखिए, तो आप उसमें ये सब लिख सकते हैं कि गिरने के दौरान उसके पंख खुद ब खुद हिलने लगते हैं, धीरे धीरे उसके पंख हवा में बैलेंस होने लगते हैं। उसको एहसास होता है कि वह उड़ सकता है। ठीक है, उसका डर ख़त्म हो जाता है और वह आसमान में तेज़ी से उड़ने लगता है। अब है फैमिली का खुशी मनाना। फैमिली कैसे खुशी मनाती है? उसके पेरेंट्स और भाई बहन उसकी जीत पर खुशी मनाते हैं। ठीक है, वह समुद्र पर स्मूथली लैंड करता है। ठीक है ना, इसके बाद
पानी से डर लगने के बाद भी उसका परिवार उसको इनकरेज करता है। उसको पानी से डर लगने लगता है लेकिन फिर भी उसका जो उसके जो परिवार होते हैं उसको इनकरेज करते हैं। फाइनली उसका डर ख़त्म हो जाता है और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। ठीक है, अब इससे सीख क्या मिली? तो मोरल ये है, कभी कभी बस एक कदम बढ़ाने की देर होती है और हम सफल हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा है, हर नया काम पहले मुश्किल लगता है पर एक बार ट्राई करने पर आसान हो जाता है। परिवार हमेशा हमारी मदद करता है, कभी प्यार से कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर। अब दूसरी स्टोरी है इसकी, इसी चैप्टर की, वो है द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? तो ये कहानी एक पायलट की है जो एक रात डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन अचानक एक डेंजरस स्टॉर्म आता है। ठीक है, और सब नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाते हैं। तभी एक ब्लैक एरोप्लेन आता है और बिना किसी सिग्नल के उसको रूट दिखाता है। जब पायलट सेफली लैंड करता है और कंट्रोल सिस्टम से बात करता है तो पता चलता है कि आसमान में उसके अलावा कोई और प्लेन था ही नहीं। ठीक है, अब इसकी डिटेल समरी क्या है? तो सेफ जर्नी की शुरुआत कैसे होती है? तो यहाँ पर देखो लिख रहा है कि पायलट पेरिस से इंग्लैंड जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? इंग्लैंड जा रहा होता है। रात के 1:30 बजे हैं और आसमान साफ है। वो खुश है क्योंकि उसको अपने घर जल्दी पहुँचना है। अब इसके बाद अचानक घने बादल आ जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। पायलट डिसाइड करता है कि वो बादलों से होकर निकलेगा। ठीक, जैसे ही वो बादलों के अंदर जाता है सब नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं। कंपास, रेडियो, फ्यूल गेज सब फेल हो जाते हैं। अब पायलट को समझ नहीं आता कि क्या करें। ब्लैक एरोप्लेन का आना, तभी एक ब्लैक एरोप्लेन आता है जो बिना किसी रेडियो सिग्नल के उसको गाइड करता है। वो प्लेन की विंग्स को फॉलो करता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद उसको एक एयरपोर्ट की रोशनी दिखती है और वो सेफली लैंड कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है? जब वो एयरपोर्ट पर कंट्रोल रूम से बात करता है तो उसको बताया जाता है कि आसमान में उसके अलावा कोई और प्लेन था ही नहीं। अब पायलट शॉक में आ जाता है, आखिर उसको गाइड करने वाला प्लेन कौन था? ठीक है, तो यहाँ से क्या सीख मिलती है इस चैप्टर से? कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक रास्ता ज़रूर मिलता है। उसके बाद है इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंस और कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। इसका कंक्लूजन ये है, देखो कि ये दोनों कहानी फ्लाइंग से जुड़ी हुई है पर अलग अलग तरीके से। पहली कहानी एक नेचुरल एक्सपीरियंस है जिसमें एक पंछी, एक चिड़िया अपने डर को हराता है। दूसरी कहानी एक मिस्टीरियस इवेंट है जो एक पायलट के जीवन का अनोखा अनुभव बन जाता है। दोनों कहानियाँ हमें हिम्मत, भरोसा और डिटर्मिनेशन का लेसन देती है। अब यहाँ से कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा चैप्टर्स की समरी देखना है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आता है ये है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसकी समरी तो देखो क्या है, यह जो पार्ट है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से लिया गया है, जो एनी फ्रैंक द्वारा लिखा गया था। किससे लिया गया? द डायरी ऑफ यंग गर्ल। ठीक है, एनी फ्रैंक कौन थी? एक जर्मन में जन्मी यहूदी लड़की थी। ठीक है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी शासन से बचने के लिए अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में छिपकर जीवन बिताया। इस दौरान उसने अपनी भावनाएं और अनुभव एक डायरी में लिखे जिसे उसने कीटी नाम दिया। ठीक है, डायरी लिखने की शुरुआत और कारण क्या था? तो देखो, एनी लिखती हैं कि डायरी लिखना उसके लिए एक अजीब अनुभव है क्योंकि उसने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था। उसे लगता था कि शायद कोई भी उसकी एक 13 वर्षीय लड़की की बातें पढ़ने में रुचि नहीं लेगा, लेकिन फिर भी उसे अपने दिल की बातें उतारने की ज़रूरत महसूस हुई, यानी कि लिखने की ज़रूरत महसूस होती है। वो लिखती हैं कि कागज़ लोगों से अधिक धैर्यवान होते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल।
जब वो उदास होती थीं तो उसे लगता था कि कागज़ पर लिखना अधिक सुकून देने वाला है, क्योंकि कागज़ बिना किसी आलोचना के उसकी बातों को सुन सकता है। ठीक है, हालांकि उसके पास दोस्त और परिवार भी हैं, फिर भी वो खुद को अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं है जिससे वो अपने मन की गहरी बात साझा कर सके। इसलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया और उसे किटी नाम दिया। ठीक है, डायरी को क्या नाम दिया? किटी नाम दिया। ठीक है, अब एनी का परिवार और प्रारंभिक जीवन, जो उनका शुरुआती लाइफ था, वो एनी अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय देती है। उसके पिता ओटो फ्रैंक एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। उनकी माँ का नाम एडिथ होलेंडर फ्रैंक था। एनी की बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी। एनी खुद 12 जून 1929 को वहीं जन्मी थी। ठीक है, इसके बाद है नाजियों के सत्ता में आने के बाद एनी के पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। बाद में उसकी माँ भी वहाँ चली गई, लेकिन एनी और मार्गोट को कुछ समय के लिए अपनी दादी के पास भेज दिया गया। अंततः 1934 में एनी भी हॉलैंड पहुंच गई। एनी ने एम्स्टर्डम में मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की और वहां 6ठी कक्षा तक पढ़ाई की। उसकी प्रधानाचार्य यानी कि हेड मिस्ट्रेस मिसेस कूपरेस से उसका गहरा लगाव था। 1944 की गर्मियों में उसकी दादी बीमार हो गईं और उनका ऑपरेशन हुआ। एनी का जन्मदिन सादगी से मनाया गया। जनवरी 1942 में उसकी दादी का निधन हो गया, जिससे वो बहुत दुखी थी। ठीक है, 20 जून 1942 की डायरी जो एंट्री होती है वो क्या थी? इस दिन एनी अपनी कक्षा के माहौल का वर्णन करती है। उसकी कक्षा के सभी छात्र इस बात से घबराए हुए थे कि शिक्षक यानी कि टीचर्स उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत यानी कि प्रमोटेड करेंगे या नहीं। कई छात्र इस पर शर्त यानी कि बेट भी लगा रहे थे। एनी को अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं थी, बस गणित के विषय को लेकर उसे थोड़ा डर था, यानी कि मैथ्स को लेकर। गणित के शिक्षक क्या नाम था? मिस्टर केसिंग और चटरबॉक्स निबंध। अब इसके बारे में सुनिए। एनी बताती हैं कि उनके गणित के शिक्षक मिस्टर किसिंग बहुत सख्त थे और उसे बार बार डांटते थे, क्योंकि वो बहुत बातूनी यानी कि टॉकटेटिव थी। एक दिन मिस्टर किसिंग ने एनी को सज़ा के रूप में एक निबंध लिखने को दिया, जिसका शीर्षक था ए चैटरबॉक्स, एक बकबक करने वाली लड़की। ठीक है, इसका मतलब हो गया। एनी ने इस निबंध में यह तर्क दिया कि बातूनी होना छात्रों का एक स्वाभाविक गुण है और यह उसके खून में है, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बातूनी थी। मिस्टर किसिंग को यह तर्क मज़ेदार लगा, लेकिन जब एनी ने दोबारा कक्षा में बातें करनी शुरू कर दी तो उन्होंने उसे एक और निबंध लिखने को दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, एक असीमित बकबक करने वाली लड़की। ठीक है, एनी ने यह निबंध भी अच्छे से लिखा, लेकिन जब वह फिर भी कक्षा में बातें करने से नहीं रुकी तो मिस्टर किसिंग ने उसे तीसरी बार एक और निबंध लिखने के लिए दिया, जिसका शीर्षक था क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, यानी कि क्वैक 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 मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा। कविता और मिस्टर किसिंग का बदला हुआ रवैया क्या था? इस बार एनी ने अपने दोस्त साने की मदद से यह निबंध यानी कि कविता के रूप में लिखा, पोयम के रूप में लिखा। यह कविता एक माँ बत्तख यानी कि मदर डक, एक पिता हंस फादर स्वान और उनके तीन बच्चे 3 डकलिंग्स की कहानी थी। इसमें दिखाया गया कि पिता हंस ने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक यानी कि बातें करने के कारण मार दिया। मिस्टर किसिंग को यह कविता बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे कक्षा में पढ़ा और यहाँ तक कि दूसरी कक्षाओं में भी सुनाया। इसके बाद उन्होंने एनी को
कभी भी बात करने से मना नहीं किया, बल्कि अब वे एनी के साथ मजाक करने लगे थे और पहले से अधिक दोस्ताना व्यवहार करने लगे थे। इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है कि एनी की डायरी केवल एक किशोरी के जीवन की झलक नहीं थी, बल्कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के संघर्ष और छिपकर रहने के उनके जीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बनी। यह पाठ हमें एनी फ्रैंक की बुद्धिमत्ता, हास्यपूर्ण सोच और उसके लिखने के अनोखे अंदाज को दिखाता है। अब इसमें जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, तो एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को हुआ था। उसने अपनी डायरी को किटी नाम दिया था। एनी के परिवार को नाजियों से बचने के लिए एम्स्टर्डम में छिपना पड़ा था। उसके गणित के शिक्षक मिस्टर किसिंग उसे बहुत डांटते थे क्योंकि वह कक्षा में बहुत बात करती थी। सज़ा के रूप में एनी को क्या क्या मिला था? ए चैटर बॉक्स, ए इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स और क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स नामक निबंध लिखने को, एस्से लिखने को कहा गया था। ठीक है, अंतिम यानी कि जो लास्ट एस्से था एक कविता के रूप में था, जिसे सुनकर मिस्टर किसिंग ने एनी को कभी और सज़ा नहीं दी। एनी की डायरी युद्ध के बाद उसके पिता ऑटो फ्रैंक ने प्रकाशित करवाई, यानी कि पब्लिश करवाई थी। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अकेलापन महसूस करने पर अपने विचारों को लिखना मानसिक शक्ति प्रदान कर सकता है। आत्म अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हास्य और सकारात्मक यानी कि ह्यूमर और पॉजिटिविटी हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यानी कि कितनी भी हम कठिन परेशानी में, मुश्किल में क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पास हास्य यानी कि ह्यूमर है, पॉजिटिविटी है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सीखने और अपने विचारों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने की कला जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करने के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा या देख लीजिएगा इसी तरीके से, क्योंकि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप कहिएगा तो इसको हम एक एक को पढ़ के भी सुना देंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अभी हम इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही आपको समरी बताएंगे। जो आपका अगला चैप्टर है 7-8 जो आपका है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और मिजबिल द ऑटर। ठीक है, और उसके बाद जो चैप्टर है अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना आपके कमेंट आएंगे उतनी जल्दी आपकी जो है नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।